मैं डॉक्टर भवानी सिंह प्रजापति रॉयल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अपन पढ़ेंगे आज खाद, जो कि सभी कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट है हो सकता है किसी भी ऑप्शन में आ जाते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, उनमें कैसे जेट, जैसे लाइक जेट हो गया, आईसीआर हो गया, बीएचओ हो गया, यूपी केटेट हो गया, एमपीपीएटी हो गया, इन सभी एग्जामों में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन देखेंगे। तो खाद सबसे पहले पढ़ते हैं, खाद होता क्या है। ठीक है, तो खाद जो है वो बनता कैसे और होता क्या है, खाद की बात करेंगे। तो बात करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, पौधे के अवशेष। ठीक है, अब बात करेंगे अवशेष और वह जीव जंतु, किसकी बात करते हैं, जीव जंतु के उत्पाद वह सह उत्पाद की बात करते हैं। इनका क्या होता है डियर, अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन होता है। और अपघटन किस में होता है, उपयुक्त नमी, किसकी बात करें हैं अपन, उपयुक्त नमी व ताप पर। और इससे बनता है क्या, बनता है अपने पास में खाद बनता है। अब बात करते हैं खाद होता क्या है। आपने देख रखा है इस डायग्राम में कि जैसे मान लो पौधों के अवशेष, जैसे पौधे के पत्तियां हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, ये क्या होते हैं, अवशेष होते हैं। उन अवशेषों को या जीव जंतु, जैसे मान लो गाय का गोबर हो गया, मूत्र हो गया, भैंस का गोबर हो गया, मतलब जो भी जीव जंतु है, जैसे हड्डी है, हड्डी का चूरा, या फिर बात करते हैं मेरे रक्त हो गया, तो उनसे बनाया जाता है खाद। उन सभी से बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि इन सभी को, पौधों के अवशेषों को अपघटन किया जाता है। एक गलाना नामक चीज होती है। अपघटन क्या होती है कि इनको अपन जो सभी चीजों को है, फसल अवशेष, उनको क्या करते हैं, उपयुक्त नमी और ताप पर को क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं और बनने वाला पदार्थ क्या होता है, खाद होता है। जैसे सभी, जैसे देख रहे हैं आपको, जैसे मान लो ये खलिया है, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये है, जैसे मान लो एक कचरा है अपने पास, कचरे से भी कंपोस्ट बनता है, तो उनका अपघटन किया जाता है। अपघटन करने से बनता है, और क्या बनता है अपने पास में, तो ये अपने पास में क्या हो गया, खाद हो गया। अब खाद की बात करते हैं तो खाद क्या होता है, तो खाद क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। खाद एक क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने पास में 2 क्वेश्चन बने आपने। पहला क्वेश्चन ये बना कि खाद होते हैं, तो खाद क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो ऑप्शन में आता है कार्बनिक, अकार्बनिक, दोनों में से कोई नहीं, तो कौन सा करेंगे अपन उसमें, कार्बनिक करेंगे। दूसरा है कि खादों के अपघटन के लिए या किसी भी अपने पास जो भी कार्बनिक पदार्थ, उसके अपघटन के लिए सबसे मुख्य कारक कौन सा होता है, तो सबसे मुख्य कारक डियर कौन सा होता है अपने पास में, नमी। कौन सा होता है, नमी। अपघटन की बात करते हैं तो अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है वो कौन सा होता है, नमी होता है। क्या होता है, नमी। मतलब अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त जो कारक चाहिए, कौन सा चाहिए अपने पास में, नमी की आवश्यकता होती है। जैसे अपन खुद देखते हैं, जैसे मान लो गाय भैंस अपने गांव में रहते हैं, तो गाय जो भैंस होती है, जो गोबर देती है, गोबर को अगर डायरेक्टली अपन उसका खाद बना लेते हैं, जैसे अपन ढेर में डालते हैं, इसको रूढ़ी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, हीप मेथड बोलते हैं इसको एग्रीकल्चर भाषा में, तो वहाँ पर अपन ले जाके एक साथ इकट्ठा करके बनाते हैं खाद, जैसे इसको बोलते हैं FIM। लेकिन अगर आपने देखा होगा गाय और भैंस का गोबर अगर उसको नहीं रखा जाता, डायरेक्टली अगर अपन क्या करते हैं, उसको खेत में डाल देते हैं, तो उससे कोई भी अपघटन नहीं होता है, उससे दीमक की समस्या बढ़ती है। तो खाद हमेशा जो भी गाय गोबर का हो, जो भी होता है, गोबर जो भी होता है, उसको अपन एक उपयुक्त अपघटन किया जाता है, उपयुक्त नमी और तापमान पर। तो उसकी अलग अलग विधियां होती है। लेकिन अपन बात करते हैं कि कोई भी फसल अवशेष या अपने पास पादप के जो अवशेष होते हैं या जीव जंतु के जो भी उत्पाद और सह उत्पाद है, उनका अपघटन किया जाता है उपयुक्त नमी और ताप पर, उसको क्या बोलते हैं, खाद होते हैं। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं अपने को, पहला क्वेश्चन है कि खाद क्या होते हैं, तो खाद कौन से हो गए, कार्बनिक। पहला क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा, किसी भी कार्बनिक पदार्थ या खादों के अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त कारक कौन सा होता है, ध्यान रखना, नमी होता है। कौन सा होता है, नमी होता है। क्योंकि देखो नमी के बिगर, मतलब किसी भी रासायनिक जो क्रियाएं होती है उसके लिए जल आवश्यकता होती है। ऐसे अपन बात करते हैं, अगर मान लो अपने को खाद बनाना है, अगर आप ज़्यादा पानी दे दोगे तो वहाँ सड़ने लग जाएगा, कम पानी दोगे तो सूखने लग जाएगा, दीमक का समस्या बढ़ जाता है। इसलिए उसको उपयुक्त नमी देंगे तो फिर बाद में उसका अपघटन होगा और उससे क्या बनेगा, खाद बनेगा। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, अपन यहाँ पर जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन अपने को क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं, एक तो अपन बात करें किसकी, खाद की, दूसरी बात करें किसकी, अपन उर्वरक की बात करें। किसकी बात करें, उर्वरक की। तो देखो डियर, खाद क्या होते हैं, खाद एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। और जो उर्वरक होते हैं वो कौन से होते हैं, अकार्बनिक। कौन से होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। याद रखना, सभी की सभी उर्वरक कौन से होते हैं,
अकार्बनिक होते हैं, लेकिन अपने पास में यहाँ पर अपवाद की बात करते हैं, और अपवाद में कौन सा होता है, यूरिया। किसकी बात करते हैं, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। कौन से होते हैं, कार्बनिक, लेकिन ये अपवाद है डियर। तो याद रखना, अगर अपने पूछे कि खाद होते हैं तो अपने को आंसर लिखना है कार्बनिक होते हैं। सभी उर्वरक मुख्यतः कौन से होते हैं, क्या करना अपने को, अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, अब बोले अपने को कि भाई इसमें कौन सा कार्बनिक, तो यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड कौन से हैं, यह है कार्बनिक है। दूसरी बात करते हैं, जब भी अपन खादों का उपयोग करेंगे तो खादों का उपयोग करने से मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा में सुधार होता है। रासायनिक दशा में सुधार होता है। ठीक है, ये अपने को है कि जब भी अगर मान लो खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है, मतलब मृदा स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, और अगर मान लो बात करेंगे, अगर लगातार आप खादों का, उर्वरकों का उपयोग करोगे तो मृदा की जो भौतिक होती है, भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा में क्या होगा, वहां पर गिरावट आएगी, मतलब वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, मृदा में क्या होगी, वहां पर गिरावट आएगी, मतलब मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा में कोई सुधार नहीं होता है। तो बोल सकते हैं, इसलिए खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो खाद और उर्वरक में देने अगर देते हैं तो हमेशा खादों का उपयोग करना चाहिए, ताकि मृदा का स्वस्थ बना रहता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अपन कि जब भी खादों का उपयोग करेंगे तो उसमें जो पोषक तत्व है, इसकी बात करें, पोषक तत्व, खादों का उपयोग करने से पौधे को सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जबकि इसमें सीमित पोषक तत्व क्या होते हैं, सीमित पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। कौन से होते हैं, सीमित पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लो आपने यूरिया दिया तो यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है 46%। अगर आपने डीएपी दिया तो डीएपी में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मतलब उसमें क्या होता है, एक सीमित मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खादों में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को आवश्यक होते हैं। लेकिन उर्वरकों में क्या होते हैं, कुछ सीमित पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके अलावा पोषक तत्व नहीं पाए जाते। इसलिए किसी भी पौधे में अगर कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है तो उनके द्वारा अपन डायरेक्टली अपन अगर लगातार अगर खादों का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर ये समस्या नहीं आती है। इसलिए दिन प्रतिदिन ये कहा जा रहा है कि मृदा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो किसान है वो हमेशा खादों का उपयोग कम करते जा रहे हैं और उर्वरकों का ज़्यादा कर रहे हैं। तो खादों का उपयोग कम करने से मृदा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, क्योंकि मृदा की भौतिक, जैविक, रासायनिक दशा क्या हो रही है, बिगड़ती जा रही है। और मृदा में पोषक तत्वों की भी कमी होती जा रही है, क्योंकि मृदा में पोषक तत्वों की कमी इसलिए कम हो रही है क्योंकि मृदा में खादों का उपयोग करने से जो भी वहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म पोषक तत्व, सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए कार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बनिक जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर है, उसको स्टोर हाउस, ह्यूमस को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब ये उसमें खूब सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपने को सामान्य ये पता चल गया कि खाद और उर्वरक होते क्या हैं, ताकि आपको समस्या नहीं हुई। क्योंकि अपने को कई बार ये लगता है कि खादों का उपयोग करने से क्या मतलब है, उर्वरकों का क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक बेसिक चीज़ अपने को मालूम चल गई, और यहाँ से अपने को स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो आराम से कर सकते हैं। और जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं वो अपने पास ये है कि खाद क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं, जबकि उर्वरक कौन से होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ऐसा कौन सा है जो कि कार्बनिक उर्वरक है, तो कौन सा है, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड है। दूसरा, अगर अपने को स्टेटमेंट पूछता है कि बताओ खादों का उपयोग करने से कौन सी दशा, ये पूछ सकता है खादों का उपयोग करने से मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा में सुधार होता है, तो अपन बोल सकते हैं सही बात है। ठीक है, तो ये हो गया खाद और उर्वरक का अपने को एक डिफरेंस मालूम चल गया, और अपने को ये मालूम चला कि खादों का उपयोग क्यों करना चाहिए और खादों, उर्वरकों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो अपने को मालूम चल गया कि खादों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य अच्छी रहती है। अब बात करते हैं खादों का इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो मिट्टी पर खादों का प्रभाव या लाभ, मतलब खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, खाद जो डालते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, वो पादप, मतलब पेड़ पौधे, किससे बनते हो, पेड़ पौधे के अवशेषों से, पौधे के अवशेष। ठीक है, और जीव जंतु के अवशेषों से, जीव जंतु के अवशेष या उसके उत्पाद व सह उत्पाद। ठीक है, उत्पाद जैसे मान लो उसका गोबर हो गया, गाय का, जैसे भैंस गाय का गोबर हो गया, मूत्र हो गया, या उसका जैसे मान लो ब्लड हो गया, खून हो गया, तो ये प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये जो खाद होते हैं, खाद
कहाँ से बनाए जाते हैं? पेड़ पौधे के अवशेष या जीव जंतु के अवशेषों से, ये सह उत्पाद से मिलकर बना होता है। क्योंकि मैंने बोला कि अगर जैसे मान लो गोबर है, वो किससे प्राप्त होगा? अपने पास भेड़, जो बकरी, जो भी है, भैंस वगैरह, इनसे अपने गोबर प्राप्त होता है। तो इसको अपन क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो वो क्या हो गया? जीव जंतु वाला। पेड़ पौधे क्या हो गया? जैसे कंपोस्ट बनाते हैं, तो कंपोस्ट क्या होता है? फसलों के अवशेषों से बनाया जाता है। तो ये खाद जो होते हैं इससे पहले मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। इसको क्या बोलेंगे? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये सारे के सारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और अगर किसी मृदा में अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक क्या दशा होगी? अच्छी होगी। मतलब उसकी भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा क्या होगी? अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, रासायनिक दशा क्या होगी? उसकी अच्छी मानी जाएगी, इंप्रूव होगी उसकी। ठीक है, जब ये दशा अच्छी होगी तो मृदा का स्वास्थ्य भी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। अब अगर मान लीजिए अपन मानते हैं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, जिससे भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा क्या होगी? सुधर जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जब ये उपयोग करेंगे तो मृदा में, जैसे मान लो ये पौधा है, इसको जैसे अपन क्या डालेंगे? ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, मतलब कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, तो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, वहाँ पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, जिससे पौधे को आराम से यहाँ पर वृद्धि अच्छे से होगी, पौधा स्वस्थ रहेगा और मृदा भी स्वस्थ रहेगी। जब मृदा स्वस्थ रहेगी तो डेफिनेटली पौधा भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अपने को मालूम है कि सूक्ष्म जीवों का जो भोजन होता है वो क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। अगर वहाँ पर अगर अच्छे से कार्बनिक पदार्थ है तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव भी अपनी अच्छे से वृद्धि करेंगे और उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है। अब अपन वन बाय वन पढ़ेंगे क्या इसके बेनिफिट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा की भौतिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा की जैविक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा की रासायनिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और अपन कैसे कह सकते हैं कि खादों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। खादों के मतलब उर्वरकों के कंपेयर में खाद उपयोग करते हैं तो अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आपको अपन बताएंगे। अभी तक इसमें क्वेश्चन अपने क्या बना? सबसे पहला अपने एक बात ये बना कि अपने को पूछे कि बताओ खाद का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा स्वास्थ्य क्या होता है? अच्छा होता है। अगर स्टेटमेंट पूछ ले अपने को कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, तो खादों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक है, दूसरी बात अपने को ये मालूम चल गया कि जो खाद होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? पेड़ पौधों के अवशेष और जीव जंतु के। अब यहाँ पर एक चीज दे लेते हैं कि जो अगर बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ का स्रोत जो होता है सबसे मुख्य कौन सा होता है? वो होता है पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे इसके प्राथमिक स्रोत होते हैं। द्वितीय क्या होते हैं? जीव जंतु के अवशेष, जीव जंतु के अवशेष होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बनिक पदार्थों का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? ध्यान रखना, पेड़ पौधे होते हैं वो प्राथमिक स्रोत होता है। द्वितीय कौन से होते हैं? जीव जंतु। मतलब कार्बनिक पदार्थ का मुख्य जो स्रोत होता है वो कौन से होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। कौन से होते हैं? पेड़ पौधे। अब बात करेंगे वन बाय वन बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करें अपन किसका? कि खादों का उपयोग करेंगे। तो देखो डियर, अगर खादों का उपयोग करेंगे, खादों के उपयोग से मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव, मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव, ठीक है, या उसके लाभ क्या क्या होंगे। ठीक है, अगर आप खादों का उपयोग करोगे तो मृदा की भौतिक दशा पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, और क्या खादों का लाभ होता है तो कैसे होता है। सबसे पहले मृदा की भौतिक दशा की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर मृदा कणाकार, मृदा कणाकार। दूसरा इसमें अपन बात करते हैं मृदा संरचना। ठीक है, तीसरी बात करते हैं इसमें मृदा रंध्रोकाश। ठीक है, या रंध्र की बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ इसमें मृदा जल। ठीक है, फिफ्थ है इसमें मृदा वायु। ठीक है, सिक्स है इसमें मृदा हो गए मृदा तापमान। ठीक है, और सेवंथ अपने मृदा घनत्व, इसकी बात करते हैं मृदा घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, ये होती मृदा की भौतिक दशाएं मुख्यतः। अब देखो
अपने को सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मृदा की कौन सी भौतिक दशाएं, मृदा की कौन सी भौतिक दशाएं, तो अपने को आंसर देना है कि मृदा कणाकार संरचना ये सभी होती है। अगर ऑप्शन में जाए मान लो कि निम्न से कौन सी मृदा की भौतिक दशा, ऑप्शन में जाए मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा नाम उपरोक्त सभी, तो कौन सा आएगा उसमें? उपरोक्त सभी आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा है कि मृदा कणाकार होता है, वो याद रखना किसी भी कारक से नहीं बदलता है, मतलब किसी भी कारक से इसको बदला नहीं जा सकता। मतलब ये क्या होता है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। मतलब क्या होता है, ये स्थायी दशा होती है। क्या होती है? स्थायी दशा होती है। ठीक है, स्थायी दशा मतलब मृदा कणाकार क्या है? एक स्थायी दशा, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। कैसे? जैसे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से कौन से कारक द्वारा, जैसे आपको क्वेश्चन आया निम्न में से कौन से कारक द्वारा, कौन से कारक द्वारा मृदा कणाकार को बदला जा सकता है? मृदा कणाकार को बदला जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। मैं आपको सभी क्वेश्चन यही क्लियर कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या तरीका रहेगा क्वेश्चन का। क्योंकि देखो जब भी अपन पढ़ते हैं तो अपने माइंड में ये तो है कि भाई अपन पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं रहता है कि अपने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो क्या तरीके रहेंगे पूछने के। पहला तरीका क्या आएगा इसमें कि निम्न से कौन से कारक द्वारा मृदा के कणाकार को बदला, जैसे मान लो आपका है जुताई, पहला इसमें क्या है? जुताई मतलब भू परिष्करण। ठीक है, दूसरा इसमें सिंचाई, तीसरा इसमें कृषण क्रिया करके, कृषण क्रियाएं करके। ठीक है, अब फोर्थ है इसमें कोई नहीं। कौन सा? इसमें कोई नहीं। तो डियर याद रखना, मैंने बोला कि मृदा कणाकार को किसी भी कारक के द्वारा, चाहे कोई भी हो कारक, उसके द्वारा नहीं बदला जा सकता, स्थायी होता है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? कोई नहीं, क्योंकि न तो इसको जुताई करके बदला जा सकता है, न इसको सिंचाई करके बदला जा सकता, न इसको अपन सस्य क्रियाएं, जैसे मान लो अपने को होइंग करना या हैंड वीडिंग करना, इनके किसी के द्वारा भी इसको नहीं बदला जा, मतलब स्थायी दशा है। तो अपने क्वेश्चन पहला ये बन गया कि ऐसा कौन सी मृदा की दशा है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, या स्थायी दशा कौन सा है? मृदा कणाकार। दूसरा तरीका ये रहेगा कि कौन सा कारक द्वारा मृदा कणाकार को बदल सकते हैं, तो चाहे कोई भी कारक है उसको कभी बदला नहीं जा सकता है। अब इसमें से कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना, अगर पूछे कि बताओ मृदा संरचनाओं को कौन से कारक द्वारा बदला जा सकता है, यहाँ पर कणाकार की जगह कौन सा आ गया? मृदा संरचना। क्या था यहाँ पर? मान लो मृदा संरचना, मृदा संरचना। तो मृदा संरचना को किस कारक से बदला जा सकता है? तो ध्यान रखना, जुताई करके बदला जा सकता है, सिंचाई करके और सस्य क्रियाएं करके कर सकते हैं। तो फोर्थ आएगा इसमें कौन सा? सभी। कौन सा आएगा इसमें? सभी। मतलब इन कारकों को किसी से भी बदला जा सकता है जो उसके रिलेटेड होते हैं, लेकिन कणाकार को नहीं बदला जा सकता। अब यहाँ पर अपने दो प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। दूसरी अपन खादों की बात कर रहे हैं। अब देखो दूसरी बात है कि मृदा कणाकार, तो सबसे जो कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छा कणाकार होता है वो कौन सा होता है? दोमट। कौन सा होता है? दोमट। उसके बाद कौन सा होता है? ब्लूई दोमट। ठीक है, अपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न से कौन सा कणाकार कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है, कौन सा माना जाएगा? आप दोमट को करना है। अगर दोमट ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको कौन सा करना है? ब्लूई दोमट करना है। यहां तक अपने क्लियर हो गया। दूसरा संरचना, जब भी अगर खादों का उपयोग करेंगे तो खादों का उपयोग करने से मृदा संरचना में क्या होता है? सुधार होता है। क्या होता है? सुधार होता है। अच्छी संरचना होती है, क्रुम्बी हो जाती है, मतलब उसमें संरचना में ढेले बन जाते हैं, तो अच्छी संरचना बन जाती है, उसमें रंध्रावकाश की संख्या बढ़ जाती है। दूसरी बात होती है कि कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छी कौन सी होती है? ध्यान रखना, क्रुम्बी। कौन सी हो गया? क्रुम्बी संरचना। क्रुम्बी संरचना सबसे अच्छी मानी जाती है कृषि की दृष्टि से। तो अपने पूछ सकते हैं कि कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त संरचना कौन सी मानी जाती है? कौन सी करोगे आप? क्रुम्बी करोगे। कौन सी करोगे? क्रुम्बी संरचना कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्रुम्बी संरचना सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं रंध्रावकाश। तो जब भी खादों का उपयोग करेंगे तो रंध्रावकाश की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, रंध्रावकाश की संख्या या कुल बढ़ जाता है, या कुल संख्या बढ़ जाती है। याद रखने, जब भी अगर आप खादों का उपयोग करोगे तो मृदा में कुल रंध्रावकाश की संख्या बढ़ जाती है। डियर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये पॉइंट बता रहा हूँ, इससे अपने को काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब भी खादों का उपयोग करोगे तो वहां पर कुल रंध्रावकाश की संख्या बढ़ जाती। कुल में कौन से होते हैं? सूक्ष्म रंध्र। कौन से होते हैं? सूक्ष्म और बड़े रंध्र दोनों, ध्यान रखना, बड़े रंध्र, सूक्ष्म व
बड़े रंध्र। जब भी खादों का उपयोग करेंगे तो वहां पर सूक्ष्म और बड़े रंध्र बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, कुल रंध्रावकाश की संख्या बढ़ती है, लेकिन अगर बात करें इन दोनों की बात करें तो ध्यान रखना हमेशा सूक्ष्म रंध्रों की संख्या ज्यादा बढ़ती है। जब भी खादों का उपयोग करेंगे तो याद रखना सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ती ज्यादा है। कुल रंध्रावकाश तो बढ़ेंगे, लेकिन कुल रंध्रावकाश में बड़े और छोटे दोनों बढ़ेंगे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा होगा? वो होगा सूक्ष्म रंध्र। कौन सा होगा? सूक्ष्म रंध्र। ये माना जाता है कि मृदा में 1:1, मतलब अगर जुताई करते हैं तो जुताई के समय अगर मान लो बड़े रंध्र व छोटे रंध्र दोनों 1:1 में होते हैं तो वो मृदा उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन खादों की बात करते हैं तो खादों का उपयोग करने से डियर याद रखना हमेशा कुल रंध्रावकाश बढ़ जाता है, जिसमें बड़े रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है। ये अपने को याद रखना, बड़े रंध्रों की संख्या। क्वेश्चन कैसे आएगा? खादों का उपयोग करने से मुख्यतः कौन से रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है? तो कौन सा हो गया? छोटे रंध्रों की। यह स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि खादों का उपयोग करने से छोटे रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है। स्टेटमेंट गलत है, सही है, तो क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है। दूसरा, मृदा जल। खादों का उपयोग करने से मृदा जल में बढ़ोतरी होती है, मृदा जल बढ़ जाता है। मृदा जल में कौन सा हो गया? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता। खादों का उपयोग करने से मृदा की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। कैसे डियर? याद रखना कि जो उपलब्ध जल से मान लो केशकीय जल, किसकी बात करते हैं? केशकीय। ठीक है, केशकीय जल। अगर बात करते हैं पौधे को कौन सा जल उपलब्ध होता है, तो अपने को पढ़ा होगा मृदा अपने में कि केशकीय जल पौधे को उपलब्ध होता है। और केशकीय जल कौन से रंध्रों में होता है? तुम बोलेंगे सूक्ष्म रंध्रों में। किसमें होता है? सूक्ष्म रंध्रों में होता है। और उपलब्ध जल कौन से रंध्रों में होता है? तो भी अपन क्या बोलेंगे? सूक्ष्म रंध्रों में होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी खादों का उपयोग करेंगे तो हमेशा सूक्ष्म रंध्रों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर खादों का उपयोग करेंगे तो सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ेगी, तो उससे केशकीय जल भी पौधों को उपलब्ध ज़्यादा होगा, मतलब उसकी जलदान क्षमता में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। तो पूछ सकते हैं कि खादों का उपयोग करने से जलदान क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। तो खादों का उपयोग करने से जलदान क्षमता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमेशा सूक्ष्म रंध्रों में जो पौधा जो अपने पास जल उपस्थित होता है, किसमें होता है? वो सूक्ष्म रंध्रों में होता है। और खादों का उपयोग करने से स्पेशली सूक्ष्म रंध्रों में वृद्धि होती है। मृदा वायु। सिंपल सी बात है, मृदा वायु में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। मृदा वायु में बढ़ोतरी होती है। क्यों होती है? सिंपल सी बात है, खादों का उपयोग करने से कुल रंध्रावकाश बढ़ जाता है। कुल रंध्रावकाश बढ़ जाता है। जब कुल रंध्रावकाश बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? वायु संचार भी बढ़ेगा। वायु संचार भी क्या होगा? उसमें बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि अपन ने सोचा होगा किसी रूम में अगर मान लो एक खिड़की है तो वहां पर वायु का संचार कम होता है, लेकिन अगर मान लो किसी रूम में अगर 4-5 खिड़कियां होती है तो वायु संचार बढ़ने लग जाता है। इसी में भी यही है कि अगर किसी मृदा में रंध्रावकाश संख्या ज़्यादा रहेगा तो उसमें वायु संचार बना रहेगा और वहाँ पर वायु का आदान प्रदान कंटिन्यू रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन किसी में अगर मान लो एक तो क्या है, एकदम ठोस मृदा, मतलब कहने का मतलब एक मृदा में तो इतना ज़्यादा हार्ड है कि उसमें अपने मतलब हार्ड है, उसमें कठोर है, तो डेफिनेटली उसमें रंध्रावकाश नहीं होगा, तो वायु संचार भी नहीं होगा। लेकिन एक भुरभुरी मृदा है तो उसमें वायु संचार क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा, मृदा तापमान। मृदा तापमान ये है, खादों का उपयोग करने से मृदा का तापमान संतुलित रहता है। खादों का उपयोग करने से मृदा तापमान संतुलित रहता है। क्या रहता है? संतुलित रहता है। याद रखना, खादों का उपयोग करने से मृदा का तापमान संतुलित रहता है। क्यों? गर्मियों के दिनों में क्या होगा? तापमान हमेशा क्या होगा? गर्मियों के दिनों में तापमान कम होगा और सर्दियों के दिनों में तापमान ज़्यादा होता है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे मृदा में खादों का उपयोग करेंगे तो उसकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी, तो मतलब उसमें जल रहेगा मृदा में। ठीक है। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी मृदा में पानी है, गर्मियों के दिनों में एक मृदा में पानी नहीं है, तापमान गिर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें पानी रहेगा उसका तापमान कम रहेगा, जिसमें पानी नहीं रहेगा तापमान क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो सिंपल सी बात है, खादों का उपयोग करने से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर तापमान बना रहता है। सर्दियों के दिनों में भी सेम की बात करते हैं। अगर मान लो सर्दियों के दिनों में जैसे रेतीली मृदा होती है, तो रेतीली मृदा के अंतर्गत कुल रंध्रावकाश की संख्या कम होती है, मतलब उसके जो कण होते हैं पास होते हैं। तो सर्दियों के दिनों में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो अगर खादों का उपयोग करेंगे तो कुल रंध्रावकाश की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है और उससे क्या होता है? थोड़ा सा तापमान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है घनत्व, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
घनत्व की बात करते हैं, जब भी खादों का उपयोग करेंगे, खादों का उपयोग करने से घनत्व क्या होता है, कम होता है। याद रखना डियर इसको, खादों का उपयोग करने से घनत्व कम होता है। स्पेशली कौन सा, स्थूल घनत्व। किसकी बात करते हैं, स्थूल घनत्व। खादों का उपयोग करने से हमेशा स्थूल घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। इसको बोलते हैं बीडी। क्या बोलते हैं इसको, बीडी, बल्क डेंसिटी। खादों का उपयोग करने से स्थूल घनत्व में कमी आती है। कैसे आती है आपको समझाएंगे। अब सुनो, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। बीडी एक होता है, कौन सा, पीडी होती है, पार्टिकल डेंसिटी, जिसको वास्तविक घनत्व भी कहा जाता है। खादों का उपयोग करेंगे तो बीडी कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है अपन बात करते हैं। इसको अपन बीडी और पीडी को अलग से भी पढ़ेंगे, थोड़े इसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक अपन बात करते हैं। इस वाले चैप्टर में आई थिंक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया अपन ने। अगर स्टेटमेंट में आ गए तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि भाई कौन सी चीज़ घटने पर बढ़ती है, क्या उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उससे लिंक होता है। अब अपने को चाहे स्टेटमेंट में आए या अपने को डायरेक्टली क्वेश्चन आए, अपना आराम से कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछते हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा मर्दा की भौतिक दशा, तो आप बता सकते हैं इनमें से मर्दा की भौतिक दशा है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मर्दा की भौतिक दशा को बदला नहीं जा सकता है, मर्दा कणाकार। तीसरा क्वेश्चन है मर्दा कणाकार को किससे बदला जा सकता है, तो कोई भी कारक से इसको बदला नहीं जा सकता है। तीसरी बात करते हैं इसमें कि बताओ खादों का उपयोग करने से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने को आंसर होना चाहिए कि स्थूल घनत्व पर क्या होगा, कम होगा। स्थूल घनत्व क्या होता है, कम होता है। वो कैसे कम होगा अपन बताएंगे। दूसरी बात करें, खादों का उपयोग करने से कौन से रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है, तो कुल रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन स्पेशली किसकी बढ़ जाती है, सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। अब आपको चाहे स्टेटमेंट पे पूछे या डायरेक्टली कैसे पूछे, आराम से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं बीडी और पीडी की बात करें। बच्चों की समस्या होती है बीडी और पीडी में, वो क्या होती है, एक तो होता है बीडी जिसको बोलते हैं स्थूल घनत्व। क्या बोलते हैं इसको, स्थूल घनत्व, ठीक है। एक होता है पीडी, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, घनत्व, जिसको वास्तविक घनत्व। मर्दा विज्ञान में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आपको ये पढ़ा रहे हैं और ये चीज आपको पूछते हैं नॉर्मली, ठीक है। सबसे पहले बात होती है इसकी कि इसकी इकाई क्या होती है। इकाई होती है इसकी ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या मेगाग्राम क्यूबिक मीटर, ये इसकी इकाई होती है। इसकी कौन सी होगी, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या मेगाग्राम, मिलीग्राम नहीं, मेगाग्राम क्यूबिक मीटर हो गया, ये इसकी इकाई होती है। पहला क्वेश्चन तो बनता है इसका ये वाला। दूसरी बात करते हैं सामान्य मर्दा की कितनी क्या होती है। तो सामान्य मर्दा की याद रखना, ये तो होती है 1.33 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या मेगाग्राम क्यूबिक मीटर, और ये होती है 2.66 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो डियर, दोनों इकाई कोई भी हो सकती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई आप इसमें करो, दोनों में से इकाई कुछ भी हो सकती है, या तो ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है या मेगाग्राम क्यूबिक मीटर हो सकता है। दूसरी बात करते हैं अपन इसमें कि ये किस मर्दा की ज़्यादा होती है। तो देखो आपको बता रहे हैं अपन कि भाई सिंपल सी बात है कि भाई बीडी और पीडी क्यों आधी होती है, क्यों दुगनी होती है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो होती है ये दुगनी हो गई जस्ट, तो मतलब क्या हो गया कि ये पीडी की क्या होती है, आधी होती है, आधी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, बीडी की दुगनी होती है, दुगनी होती है। ये बीडी की क्या होती है, दुगनी होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कैसे बताएंगे आपको, समझाएंगे, लेकिन एक बार समझो। दूसरी बोले कि सर अब बीडी और पीडी क्या होता है। तो बीडी और पीडी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें मर्दा का ठोस व रंध्रोकाश का वजन होता है, ठीक है, का वजन लेते हैं। इसमें ओनली किसका लेंगे, ठोस का वजन लेंगे। इसमें मर्दा का ओनली ठोस का वजन लेते हैं। कैसे, अभी देखते हैं भाई। इसमें तो क्या लेंगे कि मर्दा का ओनली ठोस और रंध्रोकाश का दोनों का लेंगे। इसमें क्या लेंगे, ओनली ठोस। दोनों में शुष्क मर्दा होती है, सूखी मर्दा होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक पात्र बना दिया, ठीक है, यहाँ पर भी एक पात्र बना दिया मैंने आपको, ठीक है। दोनों का आकार सेम है, यहाँ पर दोनों का आकार क्या है, सेम है। अगर मैं बोलूँ आपको कि इस मर्दा में, जैसे आपको नॉर्मली मर्दा लेके आए खेत से, अगार की साइज से लिया जाता है, और इसमें डायरेक्टली अपन जैसे मान लो रेतीली मर्दा है, काली कोई मर्दा लेके आए इसमें और मर्दा को डाल दिया, और मर्दा को डालने के बाद उसको दबाया नहीं, क्योंकि उसका वजन किसका है, ठोस का भी है। क्या है,
ठोस का भी वजन है और उसमें उपस्थित क्या होंगे, रंध्रावकाश भी होंगे। क्या होंगे इसमें, रंध्रावकाश। मतलब इसमें रंध्रावकाश भी होंगे। मर्दा को अपन छेड़ा नहीं, जैसे मर्दा लेके उसमें डाल दिया उसमें और उसको दबाया नहीं, क्योंकि उपस्थित उसमें क्या होंगे, सूक्ष्म और बड़े रंध्र दोनों होंगे। ठीक है, तो इसमें ठोस का भी और क्या हो गया, रंध्र, क्योंकि रंध्रावकाश इसमें। और इसमें क्या रहेगा, ओनली जैसे मर्दा को लेके आएंगे और उस मर्दा को क्या करेंगे, दबा दबा के भरेंगे। क्या भरेंगे, ओनली उस मर्दा को दबा दबा के भरते हैं और उसमें कोई भी रंध्रावकाश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए इसमें, रंध्रावकाश में ओनली क्या होंगे, मर्दा के कण ही होनी चाहिए, उसको दबा दबा के भरा जाता है। तो दबा दबा भरेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसमें तो रंध्रावकाश प्लस ठोस होंगे, इसमें क्या होगा, मर्दा को दबा दबा के भरा जाता है। तो सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा रहेगा, ये क्या रहेगा, कम रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा और कम रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि पीडी क्या होती है, हमेशा मर्दा की ज़्यादा होती है और बीडी क्या होगी, कम होगी। दूसरी समस्या बच्चों की क्या होती है कि कौन सी मर्दा का क्या रहेगा। सामान्यतः मर्दा का क्रम की बात करते, कौन सी मर्दा का ज़्यादा रहेगा। तो सुनना, इसमें बात करें आपको खुद को डिसाइड करना है। जैसे इसकी भी क्रम की बात करते हैं कि कौन सी मर्दा का ज़्यादा रहेगा। मैं आपको दो यहाँ पर दे रहा हूँ, दो जो कंडीशन दे रहा हूँ आपको खुद को लगाना है कि भाई सैंड की ज़्यादा होती है, काली मर्दा की ज़्यादा होती है, दोनों का आकार समान है। ठीक है, पहले बात करते हैं बीडी की कि कौन सी मर्दा का ज़्यादा है। दोनों का, इन पात्रों का जो है साइज सेम है, दोनों पात्रों का आकार क्या है, यहाँ पर सेम है। ठीक है, यहाँ पर पात्रों का आकार क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ पर पात्र क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर दो चीज़ दे दी, एक तो दे दिया मैंने यहाँ पर रेतीली, कौन सी दे दिया यहाँ पर, रेतीली, और एक यहाँ पर दे दिया मैंने काली मर्दा। ठीक है, अब मेरे को देखो दोनों को बताना है, एक तरफ क्या है अपने पास में रेतीली मर्दा है, दूसरी तरफ क्या अपने पास में काली मर्दा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि दोनों मर्दा को लेके आनी है और इसमें डालनी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। दोनों पात्रों की समान है आकार और दोनों मर्दा डालनी है और दोनों में रेतीली मर्दा, इसमें रेतीली डालोगे, इसमें क्या डालोगे, काली, और उसको दबाना नहीं है। क्या नहीं करना, उसमें दबाना नहीं है। जब आप दबाओगे नहीं, सिंपल सी बात है, तो रेतीली मर्दाओं में बात करते हैं कि रंध्रावकाश की संख्या रेतीली मर्दाओं में कम होती है, इसमें क्या होती है, रंध्रावकाश की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो काली मर्दा तो आएगी और इसमें रेतीली मर्दा ज़्यादा आ जाएगी। रेतीली मर्दा क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसमें कुल रंध्रावकाश की संख्या क्या है, रेतीली में कम है, इसमें क्या है, ज़्यादा। अब समस्या आपकी ये है कि रंध्रावकाश होते क्या है, रंध्रावकाश होते क्या है रंध्रावकाश होता क्या है, आपको समझना है। जैसे आप बारिश के दिन है, बारिश या अपन सिंचाई दे देते हैं खेतों के अंदर, दो समस्या है, एक तो रेतीली मर्दा है और एक काली मर्दा है। दोनों में आपने सिंचाई दे दी और सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद में जाओगे आप, 2 से 3 दिन बाद में, मान लो आप 2 से 3 दिन बाद में आपको जाने का मौका मिला है, तो आप किसकी ओर जाओगे। तो सिंपल सी बात है, अगर जाओगे तो आप रेतीली मर्दा से होके जाओगे, क्योंकि रेतीली मर्दाओं में रंध्रावकाश की संख्या कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर आप उसी क्षेत्र से जाओगे जहाँ पर दोनों में सेम अपन ने सिंचाई दी है, तो देखा करो कि काली मर्दाओं में अपने पैर नीचे धंसते हैं। जब पैर नीचे धंसेंगे मतलब क्या होगा, उसमें रंध्रावकाश की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। रंध्रावकाश मतलब उसमें रिक्त स्थान, तो उसमें अपने पैर धसेंगे मतलब उसमें रंध्रावकाश की संख्या क्या थी, उसमें ज़्यादा थी। काली मर्दा हमेशा नीचे धंसती है, लेकिन रेतीली मर्दा में अगर सिंचाई के बाद देखेंगे उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो ज़्यादा धंसती नहीं है। तो बोल सकते हैं कि रंध्रावकाश समझ में आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। रंध्रावकाश होता क्या है, तो रंध्रावकाश क्या होता है कि मर्दा का नीचे की ओर धंसना, मतलब उसमें उपस्थित क्या होंगे, जो पोरोसिटी होती है उसको बोलते हैं रंध्रावकाश की बात करते हैं। तो काली मर्दा में बात करें तो काली मर्दा में रंध्रावकाश की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, और यहाँ पर क्या थी, रेतीली मर्दा में क्या थी, कम थी। तो अब अपने को क्या आइडिया लग गया कि दोनों का अगर अपन मर्दा भरेंगे तो इसमें रंध्रावकाश की संख्या ज़्यादा थी, इसमें क्या थी, कम थी। तो अगर दोनों का वजन करेंगे तो यहाँ पर किसका होगा, रेतीली का ही वजन होगा। किसके ज़्यादा होगा, रेतीली का। तो सबसे ज़्यादा अगर क्रम देखा जाए इसका, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ यहाँ पर, तो रेतीली मर्दा का सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, रेतीली मर्दा की बीडी ज़्यादा होगी। उसके बाद दोमट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, काली मर्दा। तो अपने क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मर्दा की बीडी सबसे अधिक होती है, तो क्या बोलोगे आप, रेतीली मर्दा। उसके बाद में कौन सी होती है, दोमट की होती है। उसके बाद किसकी होती है, काली। क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सी मर्दा की बीडी सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है, रेतीली। और अगर क्रम पूछे इसका तो आराम से इसका सिक्वेंस अपन बता सकते हैं। अब बात करें इसकी, अब पीडी की बात करें, सर पीडी में कैसे समझेंगे, तो पीडी में आपको बोलूँ, जैसे मान लो दो ये अपने पात्र लिया पढ़ने, दो पात्र है, इसमें दोनों का आकार समान है।
ये पात्र है, दोनों का आकार समान है। अब मैं इसको बोलूँ कि जो मर्दा लिया जाए इसमें किसका वजन है, ओनली ठोस का, मतलब उसमें रंध्रोकाश होना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं ठोस को सुखा के, मर्दा को दोनों को ही सुखाना है, गीला किसी में नहीं करना, दोनों में सुखाना है। अगर दोनों में बोलो ए तो ये तो है रेतीली, बी कौन सा है काली, तो ये तो कौन सा है रेतीली, ठीक है, और ये कौन सी है काली मर्दा, कौन सी है काली मर्दा। तो अगर मैं इसको दोनों को ठोक ठोक के, मतलब ठोक ठोक के भरता हूँ इसको, मतलब इसको दबा के प्रेस करके, ठोकना मतलब प्रेस करके इसके भरूँ, इसमें रेतीली मर्दा कितनी प्रेस करके भरूँ, इसमें भी काली मर्दा प्रेस करके भरूँ, क्योंकि मेरे को ठोस का वजन लेना ओनली, तो इसमें रंध्रकाश नहीं होनी चाहिए। तो ठोक ठोक के भरूँगा तो सिंपल सी बात है, काली मर्दा में जो काली मर्दा का पात्र है उसमें ज़्यादा मर्दा आएगी और उसमें वजन भी क्या रहेगा ज़्यादा। तो जिसका ज़्यादा वजन रहेगा उसका पीडी क्या होगा ज़्यादा, तो यहाँ पर किसका होगा काली मर्दा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा हो गया दोमट मर्दा, उसके बाद में कौन सा हो गया रेतीली मर्दा। अगर आपने पूछे कि कौन सी मर्दा का पीडी सबसे ज़्यादा होता है तो क्या बोलोगे आप काली मर्दा, कौन सी मर्दा का पीडी सबसे ज़्यादा कम होता है तो क्या बोलोगे आप रेतीली मर्दा, अगर इन तीनों की बात करते हैं तो। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों की बात करें, बीडी और पीडी की बात खत्म होगी। अब मैंने आपको बोला था, एक चीज़ बोली थी आपको कि अगर खादों का उपयोग करते तो बीडी क्या होती कम होती, मतलब स्थूल घनत्व क्या होता है कम होता है, इसका उपयोग करने से, खादों का उपयोग करने से। खादों का उपयोग करेंगे, जैसे जैसे खादों की मात्रा बढ़ाएंगे तो बीडी क्या होगी कम। बीडी पे आते हैं तो वही अपन क्या करते हैं, दो पात्र लेते हैं, ठीक है, एक पात्र ये है अपने पास में और एक पात्र ये है अपने पास में। बीडी में क्या करते हैं कि ठोस प्लस रंध्रोकाश का वजन होता है। मैंने दोनों को इसमें भरा, इसमें तो मैंने कोई मर्दा XYZ मर्दा ली और इसमें क्या ली मैंने खाद लिया। तो खादों में अपन जानते हैं कि खादों में जो ठोस होता है क्या होता है रंध्रोकाश होता है। तो खादों का उपयोग करने से हमेशा रंध्रोकाश की संख्या बढ़ती है, आपको पीछे लिखाया मैंने। तो इसमें वैसे भी क्या आएगा, खाद भरेंगे रंध्रोकाश ज़्यादा रहेगा, मर्दा में क्या होगा थोड़ा सा कम रहेगा, किसके कंपेयर में, खाद के कंपेयर में। तो खाद में वैसे वजन कम होता है। तो अगर प्रति इकाई अगर इसमें दोनों का समान पात्र होता है और दोनों का अगर इसमें भरा जाता है तो ध्यान रखना खादों में रंध्रोकाश की संख्या ज़्यादा होने से इस पात्र दोनों का वजन करेंगे तो मर्दा में वजन ज़्यादा रहेगा, खादों में वजन कम रहेगा। इसलिए कहा जाता है खादों का उपयोग लगातार करने से हमेशा बीडी पर स्थूल घनत्व क्या होती है कम होती है, क्या होती है कम। अब अपने को आराम से बता सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी बीडी और पीडी का क्वेश्चन आता है तो भी गलत नहीं होगा, और खादों से रिलेटेड का क्वेश्चन पूछे तो भी नहीं गलत होगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, अपने बीडी और पीडी का कॉन्सेप्ट और समझे अपन आगे से, भाई कोई समस्या नहीं हो इसके। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी अपन खादों का उपयोग करेंगे तो हमेशा रंध्रोकाश की संख्या बढ़ते ही क्या हो जाएगा, हमेशा बीडी क्या हो जाती है कम हो जाती है। अब देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर बीडी और पीडी का यही कॉन्सेप्ट समझे कि आपको पूछा जाए कि अगर भू परिष्करण करेंगे, क्या करेंगे भू परिष्करण करेंगे, ठीक है, तो भू परिष्करण करने पर मर्दा की बीडी पर क्या प्रभाव पड़ता है डियर। सिंपल सा है, कोई यहाँ पर रटने वाली चीज नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। मैंने बोला कि हमेशा बीडी का मतलब क्या होता है कि मर्दा का ठोस व रंध्रोकाश दोनों का वजन होता है। तो जब भी भू परिष्करण करेंगे तो भू परिष्करण करते हैं तो मर्दा में भू परिष्करण से पहले क्या होती है, मर्दा ठोस होती है। अगर आपने देखा हो मर्दा क्या होती है ठोस। जैसे भू परिष्करण करेंगे मतलब जुताई करेंगे, हल लगाते हैं अपन, तो हल जैसे अपन जुताई करते हैं तो मर्दा क्या हो जाती है भुरभुरी हो जाती है, इसमें क्या होती है रंध्रोकाश की संख्या बढ़ जाती है। अगर अपन बात करते हैं एक मर्दा है जिसको भू परिष्करण से पहले अगर वजन करो, उसको जैसे खेत से लेके आए उसको पात्र में रखा उसका वजन किया, और एक उसी अगर मान लो भू परिष्करण के बाद में लेके आए उसी पात्र में रखे उसका वजन करें, तो डेफिनेटली रंध्रोकाश की संख्या हमेशा भू परिष्करण करने पर बढ़ जाती है। तो वजन जो बाद में भू परिष्करण क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अपन अगर भू परिष्करण करेंगे तो मर्दा का भू परिष्करण करने पर बीडी हमेशा कम हो जाती है, क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो अब आपको बीडी और पीडी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से आप सोल्व कर सकते हो विथ कॉन्सेप्ट, और अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आपको रटने वाली चीज़ बताई, रटने वाली चीज़ के अलावा मैंने ये बताया कि ये चीज़ क्यों होती है और अपन कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ होती है। तो अगर स्टेटमेंट में कैसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर जैसे 4 स्टेटमेंट दे देते हैं आपको बीडी और पीडी के लिए। पहला स्टेटमेंट है कि जो पीडी होती है
वो BD से क्या होती है, दुगनी होती है, तो बात सही है। दूसरा पूछ सकता है कि बताओ BD की इकाई क्या होती है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, सही बात है। दूसरा है सबसे अधिक BD होती है किसकी होती है, रेतीली मृदा की, सही बात है। चौथा स्टेटमेंट उपरोक्त में से सभी सही है, तो कौन सा आएगा इसमें, सभी सही है। इनमें से कौन सा गलत है, चौथा ऑप्शन दे सकता है अपने को, देख सकता है कि सबसे अधिक PD होती है वो रेतीली मृदा की होती है, तो गलत बात है, ये क्या है, गलत बात। सबसे अधिक जो होती है PD किसकी होती है, काली मृदा की। क्यों होती है, मैंने आपको विथ एग्जाम्पल बताया समझने लिए, क्योंकि बच्चों के रटते हैं तो थोड़ी समस्या होती है कि भाई इसमें रटने पर भूल जाते हैं, सीक्वेंस भूल जाते हैं, रेतीली पहली आएगी, काली पहली आएगी, तो मैंने आपको रीजन बताया कि क्या कारण है कि किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। और भी इससे रिलेटेड कोई भी और BD PD का क्वेश्चन होगा तो आप इसको कवर कर सकते हो विथ कॉन्सेप्ट के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हो कि सर इसमें ऐसा ही आएगा, ऐसा क्यों नहीं आएगा, वो रीजन के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, ये तो हो गया BD और PD की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है कि मैंने आपको एक लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि मृदा का अगर खादों में उपयोग करते हैं, मृदा में अगर खादों का उपयोग करते हैं तो मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा में सुधार होता है। तो मैंने आपको भौतिक दशा के बारे में बता दिया क्या क्या सुधार होते हैं। अब बात करें मृदा की जैविक दशा, मृदा की जैविक दशा पर प्रभाव, दशा पर प्रभाव। अगर खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा की जैविक दशा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखो वो सबसे सिंपल सी बात है। मृदा की जैविक दशा का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, किसकी बात करते हैं, सूक्ष्म जीव। मतलब सूक्ष्म जीव अगर किसी मृदा में रहेंगे तो उस मृदा की जैविक दशा क्या होगी, अच्छी मानी जाएगी। अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहेंगे, जहां पर इनको भोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, इनको भोजन मिलेगा। और भोजन कहाँ से आएगा मृदा में, कार्बनिक पदार्थ से आएगा। कहाँ से आएगा, कार्बनिक पदार्थ से आएगा। अब कार्बनिक पदार्थ कहाँ से लेके आए मृदा में, तो उसमें से एक स्रोत क्या है, खाद है, क्या है, खाद। तो अगर मान लो किसी मृदा में खादों का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, और अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन की मात्रा बढ़ेगी। जहां जिसको रहने के लिए जगह चाहिए और खाने के लिए खाना मिल जाए तो याद रखना वहां पर उसकी जो सूक्ष्म जीव है वो खुश हो जाएंगे, तो उनकी क्रियाशीलता क्या हो गया, उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ेगी और उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी। जो उनका काम है वो काम भी करेंगे और प्लस उनकी जो भी है वो क्या होगी, उसमें जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो याद रखना हमेशा जब भी खादों का उपयोग करेंगे मृदा में तो मृदा की जैविक दशा में सुधार होता है। और अगर मृदा की जैविक दशा में सुधार होता है तो मृदा में होने वाली जो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्रिया है वो सभी संपन्न होगी। जैसे खनिजीकरण, अगर आप नाइट्रीकरण होता है, खनिजीकरण होता है, ये सभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है। अगर मृदा में सूक्ष्म जीव रहेंगे तो वहाँ पर सभी होने वाली क्रियाएं हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है वो अच्छे से होंगी और वहाँ पर पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता समय समय से होती रहेगी। अब बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं जनसंख्या के हिसाब से। किसकी बात करते हैं, जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से मृदा में सबसे अधिक होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद में कौन से होते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। और उसके बाद में बात करते कौन सा होता है, इसमें फफूंद होते हैं। क्या होता है, इसमें फफूंद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भार की दृष्टि, मतलब वजन के हिसाब से। भार की दृष्टि से देखिए तो सबसे ज्यादा होता है इसमें फफूंद। कौन सा होता है, फफूंद होगा। उसके बाद में एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होता है, बैक्टीरिया। कौन सा होता है, बैक्टीरिया। अब आपके माइंड में डेफिनेटली एक चीज आती होगी कि सर शैवाल में तो वजन ज्यादा होगा, लेकिन डियर ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये प्रति इकाई पढ़ रहे हैं। मतलब जैसे मानो मैंने यहाँ पर इतना सा लैंड का टुकड़ा, मतलब जमीन का है, कहीं भी मृदा ली मैंने, इतनी सी जमीन का टुकड़ा लिया मैंने, जगह ली, कोई भी क्यूबिक मीटर हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर इस जगह की बात करूँ, इसकी बात करूँ मैं प्रति इकाई, तो देखो इसमें जनसंख्या है तो बैक्टीरिया क्या रहेंगे, इसमें बैक्टीरिया खूब सारे हैं। लेकिन क्या होता है कि बैक्टीरिया खूब सारे, लेकिन इसमें वजन ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वजन में क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन इसमें फफूंद होंगे वो जनसंख्या में कम होंगे। जनसंख्या में क्या होंगे, 2 4 5 10 मतलब जितने भी है कम होंगे, लेकिन इनका क्या होता है, वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। इनका वजन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि हमेशा फफूंद अपनी जो बॉडी में वृद्धि करती है उसमें माइसीलियम होता है, इस प्रकार का होता है। तो यहां पर क्या होगा, वजन तो ज्यादा किसका होगा, फफूंद का। अब आपका शैवाल का माइंड में आएगा, शैवाल का भी होना चाहिए सर,
तो देखो शैवाल का इसलिए नहीं होता डियर, क्योंकि शैवाल है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहुत ही कम होंगे। क्या होंगे वहां पर? बहुत ही कम होंगे। तो बहुत ही कम होंगे तो उसका वजन भी कम होगा। सिंपल सी बात, जब है ही नहीं तो वजन कहां से होगा? तो बोल सकते हैं। तो अपने पूछ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें डियर, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ मृदा में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सूक्ष्म जीव सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भार की दृष्टि से सबसे अधिक पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? फफूंद होता है। दूसरा इसमें अगर डायरेक्टली सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि भार की दृष्टि से सूक्ष्म जीवों का क्या क्रम होता है, क्या सीक्वेंस होता है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब बात करते हैं अपन कि खादों की बात करते हैं। ध्यान रखना, खादों के अपघटन में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा योगदान होता है खादों में, देखें तो सबसे ज्यादा अपघटन में बैक्टीरिया का होता है। और अंतिम समय में जो सक्रिय होता है, वो अंतिम समय में सक्रिय कौन सा होता है? एक्टिनोमाइसीटीज होता है। ये क्या होता है? अंतिम समय में सक्रिय होता है। अंतिम समय में क्या होता है? ये सक्रिय होता है। तो पूछ सकते हैं कि खादों के या कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सबसे अधिक योगदान कौन से सूक्ष्म जीव का है? तो अपन बोल सकते हैं बैक्टीरिया। और अगर अपने को पूछे कि बताओ अपघटन के दौरान सबसे अंत में कौन सा सक्रिय होता है, कौन सा होता है? एक्टिनोमाइसीटीज होता है। ठीक है, तो ये अपने कौन सा हो गया? मृदा की जैविक दशा पर खादों का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपको बता दिया। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आपको, तो आप स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी हो गया, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे वो भी हो गया, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि खादों का उपयोग करेंगे तो खादों का उपयोग से मृदा की रासायनिक दशा पर प्रभाव, रासायनिक दशा पर प्रभाव। ठीक है, रासायनिक दशा पर प्रभाव, खादों का उपयोग करने से मृदा की रासायनिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो रासायनिक दशा की बात करते हैं। जब भी अपन खादों का उपयोग करेंगे डियर, खादों का उपयोग करने से हमेशा मृदा में क्या होगा? अपघटन होगा। ठीक है, अपघटन होगा किसके द्वारा होगा? वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा होगा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब सूक्ष्म जीव रहेंगे तो वहां पर क्या होगा? श्वसन होगा। क्या होगा? श्वसन होगा। श्वसन से वहां पर क्या होता है कि CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, तो वहां पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। जब भी खादों का उपयोग करेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है डियर। जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये CO2 क्या करते हैं? H2O के साथ क्रिया करती है, वहां पर बनाती है H2CO3, मतलब कार्बनिक अम्ल। क्या बनाती है वहां पर? कार्बनिक अम्ल बनाती है। और कार्बनिक अम्ल, अम्लों का काम क्या होता है डियर? हमेशा pH को कम करना। मतलब अगर किसी भी मृदा का pH अगर 7 से ज़्यादा हो या 7 के आसपास होता है तो ऐसी बात नहीं कि जहाँ पर अम्लीय ऑलरेडी है तो उसका pH को कम करेगी, लेकिन अम्लों का काम क्या होता है? pH को कम करना। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि खादों का उपयोग करने से कौन सी मृदा को सुधार सकते हैं? मृदा को सुधार सकते हैं। तो याद रखना, क्षारीय मृदा। कौन सी होगी? क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, क्षारीय जो मृदा होती है उस मृदा का pH लगभग 8.5 से ज़्यादा होता है। तो अगर इन मृदा में अगर खादों का उपयोग करेंगे तो वहाँ pH क्या होगा? अम्लों का निर्माण होगा। अम्लों का निर्माण से pH में कमी आएगी। तो ध्यान रखना, हमेशा खादों का उपयोग करने से क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं या लवणीय क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। अगर ऑप्शन में क्षारीय आए तो सबसे पहले उसको करना है, अगर दोनों साथ में आए लवणीय तथा क्षारीय तो दोनों को अपने को साथ करना है। तो खादों का उपयोग करने से रासायनिक दशा में भी क्या होती है? सुधार होती है। और भी बहुत सारी जो क्रियाएं होती है वो अच्छी होती है खादों को उपयोग करने से। अपन ये बात कह सकते हैं कि खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा तीनों में सुधार होता है, जिससे मृदा की स्वास्थ्य ठीक होता है। इसलिए कह सकते हैं कि खादों का उपयोग करना चाहिए मृदा में। रासायनिक खादों की बात करते हैं, जैसे मान लो अपन उर्वरक होते हैं, उर्वरकों का लगातार उपयोग करेंगे तो मृदा हमेशा क्या होती है? प्रदूषित होती है, क्योंकि उसका उपयोग करने से मृदा की भौतिक जैविक दशा क्या होती है? खराब होती है। तो मृदा की भौतिक जैविक रासायनिक दशा खराब होती है। इसलिए जो अभी जो किसान है या अपन जो है वो जैविक खेती की ओर जा रहे हैं। और जैविक खेती का सिद्धांत होता है कि वहाँ पर हमेशा रासायनिक खादों का उपयोग ना करें, हमेशा जैविक खादों का उपयोग करें। उनमें से खाद है जो कि मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा को सुधारते हैं। तो ये हो गया खादों का।
अब बात करते हैं खादों का वर्गीकरण की बात करते हैं डियर, ठीक है। खादों का वर्गीकरण बात करते हैं तो आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर की बात करते हैं, क्या खाद होते हैं, कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है कि यहां पर देखो ये अपने पास में क्या हुआ, ये खाद है, ये आपको FIM मतलब गोबर की खाद दिख रही है, ये क्या है, गोबर की खाद, ठीक है, गोबर की खाद है। और ये क्या है अपने पास में, खली, ये सभी जानते हैं ये क्या है, खलिया है। सामान्य से बात सोचना अपने को, जब भी गांव में अगर मान लो खादों का उपयोग करते हैं तो अपन जो गोबर की खाद होता है उसको ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है उसको खूब सारी मात्रा में उपयोग करते हैं, इसमें खूब सारी मात्रा में उपयोग करते हैं, जबकि खलियों का उपयोग बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करते हैं। और जो वैल्यूएबल जो क्रॉप होती है, जिनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें क्वालिटी के लिए ध्यान दिया जाता है, उनमें अपन क्या करते हैं, खलियों का उपयोग करते हैं। क्यों, आपको ये भी मालूम है, आप रटने की कोई जरूरत नहीं कि एग्रीकल्चर वाले आराम से समझ सकते हो, क्योंकि हमेशा FIM में 0.5% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कितना होता है, 0.5% नाइट्रोजन होता है। जबकि खलियों में अगर मान लो सभी के याद रहता है मूंगफली की, किसकी बात करें, मूंगफली की खली, ठीक है। तो मूंगफली की खली की बात करते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन होती है डियर होती है 7.2%। कितना होता है, 7.2% उसमें नाइट्रोजन होती है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आराम से खादों का वर्गीकरण, खादों को समझ सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं आपको कि हमेशा FIM में 0.5% नाइट्रोजन होती है, जबकि खलियों के अंदर जो मूंगफली की खली होती है उसमें 7.2 होती है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें तो क्या हो रहा है, पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है, इसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरी बात करें कि इसमें देखो खूब सारा कार्बनिक पदार्थ है, मतलब खूब सारी मात्रा में इसको देते हैं, मात्रा बहुत ज्यादा देते हैं इसमें। तो मतलब इसमें जब मात्रा ज्यादा देंगे तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा रहेगी। इसको अपन कम मात्रा में देते हैं, कम मात्रा में देते हैं क्योंकि एक तो रीजन है कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, दूसरी चीज होती है क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है, और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा होने के कारण इसको कम मात्रा में। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को अगर 100 किलोग्राम अगर खली दे रहा हूं मैं, तो 100 किलोग्राम में तो 7.2% तो नाइट्रोजन है, इसमें ओनली कितना है, 0.5%, मतलब इसमें तो आधा किलो नाइट्रोजन ही जा रही है, उसमें 7.5 के लगभग नाइट्रोजन जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि खादों का उपयोग करेंगे तो इसमें कम देंगे, इसको क्या देंगे, ज्यादा देंगे, इसको ज्यादा देंगे, इसको क्या देंगे, कम देंगे। अब देखो दोनों में अंतर क्या करेंगे, देखो खाद होते हैं दो प्रकार के, तो कौन सा हो गया इसमें, स्थूल खाद, स्थूल कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद। दूसरा कौन सा होगा इसमें, सांद्रित, सांद्रित कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद। याद रखना, आपने पूछ सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में एक तो होता है स्थूल कार्बनिक खाद, दूसरा कौन सा हो गया, सांद्रित कार्बनिक खाद होता है। अब देखो क्या इसमें डिफरेंस है, आपको मैंने पहले समझा दिया, कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूं, जो भी खाद होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, क्या होते हैं, कार्बनिक। अब देखो मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया है, FIM पहले दिया था आपको मैंने, और इसमें दिया था मैंने कौन सी, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली, ठीक है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितना था, 7.2%, और इसमें कितना था, 0.5%। अब सुनो अंतर क्या, आराम से कर सकते हो आप, कि स्थूल खाद में पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, कम होती है, पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है। इसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है, पहला अंतर। दूसरी बात करें इसमें कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने बोला आपको ज्यादा दिया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, पदार्थों की मात्रा कम होती है, क्या होती है, कम होती है। किसकी कंपेयर में, स्थूल के कंपेयर में, मतलब इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम पाई जाती है लेकिन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। अब इसका उदाहरण जिससे अपने को पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने को पूछते हैं, कौन सा पूछते हैं, एक तो होगा इसमें कौन सा, FIM, दूसरा इसमें वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, एक हो गया इसमें कंपोस्ट, ठीक है। हरी खाद, कौन सा होगा इसमें, हरी खाद। भेड़ व बकरी, बकरी के मल से बनी खाद, के मल से बनी खाद, ठीक है, मतलब ये इसमें होते हैं। कौन कौन से हो गया, FIM हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, भेड़ व बकरी के मल से बनी खाद होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत डियर कौन सा होगा, खलिया होंगी, कौन सी होगी इसमें, उदाहरण कौन सा हो गया, खलिया हो गया,
हड्डी का चूरा हो गया, ठीक है, रक्त की खाद हो गया, ठीक है, मतलब ये जंतु जनित और पादप जनित होता है, ठीक है। खलिया हो गया, हड्डी हो गया, और एक गुआनो, किसकी बात करते हैं, गुआनो, गुआनो की खाद, ठीक है। तो ये इसमें हो गया। अब अपने क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो देखो आप। सबसे पहले अगर इसको परिभाषा बनाना चाहो तो बना सकते हो, आराम से कर सकते हो कि स्थूल खाद क्या होते हैं, कि वो खाद जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं स्थूल खाद। अगर इसी जगह अपने को सांद्रित खाद की बात बोला जाए तो वो खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या हो, कम हो। और हमेशा स्थूल खाद को ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है जबकि सांद्रित खाद को कम मात्रा में डाला जाता है। दूसरी बात करें कि इनमें से कौन सा स्थूल खाद का उदाहरण है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जैसे मान लो पूछे कि FIM में होता है तो FIM क्या है, स्थूल खाद। जैसे मान लो स्टेटमेंट में कैसे पूछ सकता है कि FIM एक स्थूल खाद है, FIM एक सांद्रित खाद है, तो अपने कौन सा सही है इसमें कि FIM क्या है, एक स्थूल खाद है जबकि F सांद्रित खाद नहीं है, ठीक है। दूसरा अपने पूछे कि निम्न में से कौन सा स्थूल खाद है, तो कौन सा है, ऑप्शन में आए जैसे हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, FIM उपरोक्त सभी, तो कौन सा करोगे आप, उपरोक्त सभी। या पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सांद्रित खाद नहीं है, तो सांद्रित खाद नहीं है तो अपने को ऑप्शन दे दे, मान लो खलिया, हड्डी का चूरा, रक्त का चूरा, हरी खाद, तो कौन सा करोगे आप, हरी खाद करेंगे। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा खाद कौन सा है। तो अब अपने को ये समस्या स्थूल खाद मतलब खादों का वर्गीकरण बताया अपने कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थूल खाद, दूसरा कौन सा हो गया, सांद्रित खाद हो गया। परिभाषा पूछे तो बता सकते हैं, उसमें अगर स्टेटमेंट पूछे तो आराम से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि स्टेटमेंट कैसे बनेगा। दूसरी बात उसमें उदाहरण पूछेगा, आराम से लगभग पूछने की पॉसिबिलिटी पड़ने के बाद उदाहरण ही होता है कि निम्न में से कौन सा स्थूल खाद है, कौन सा सांद्रित खाद है। FIM एक होता है स्थूल खाद, सांद्रित खाद, दोनों में से कोई नहीं, तो कौन सा हो गया, FIM क्या एक स्थूल खाद है। अब अपने को 1 by 1 पढ़ना है, FIM के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद के बारे में, ये अपन 1 by 1 पढ़ेंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट बताया, स्टेटमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन की बात बोल रहा हूँ। ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको सभी स्टेट की जो भी एग्ज़ाम होती है उन सभी के लिए है। जैसे मान लो ICR है, जेट है, BHU है, MP PAT हो गया और आपकी UP KTET हो गया, जो भी एग्ज़ाम है आपकी स्टेट लेवल की उन सभी के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप इससे पढ़ने के बाद एक बार ऑब्जेक्टिव सोल्व करना, किसी भी पेपर में आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सोल्व करना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये है कि आप उसको अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को जानिए, और ताकि अपन अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट अब 1 by 1 पढ़ेंगे।